जायके और लज्जत के एतबार से आम का कोई भी फल मुकाबला नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन की बात करूं तो सालाना 18 मिलियन टन आम पैदा किया जाता है, जिसमें 70% पंजाब में और 30% सिंध में उगाया जाता है। टोटल जो आपको वैरायटीज याद हैं जो इस बाग में लगी हुई हैं, वो जरा उनके नाम बता दीजिए। राजावाला, रामपुर, आमन अब्दुल्लाहद, अल्फन, शरबती, रूह अफ़ज़ा, सदका पंचतन पाक, मैंगो एप्पल, शान खुदा, शान रसूल, माशाअल्लाह, निसार पसंद। अब हमने लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि आप रोज़गार ढूंढने की बजाय रोज़गार देने वाले बने, आप अपनी स्किल डेवलप करें, इसी सेक्टर में अपना रोज़गार बनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आम, जिसे किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है, ये अपने दौर के बादशाहों, नवाबों और साहिब इल्म लोगों का पसंदीदा फल रहा है, क्योंकि जायके और लज्जत के एतबार से आम का कोई भी फल मुकाबला नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन की बात करूं तो सालाना 18 मिलियन टन आम पैदा किया जाता है, जिसमें 70% पंजाब में और 30% सिंध में उगाया जाता है। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मुल्तान के मौज़ा सदरपुर में मौजूद हैं, जहां पे माशाल्लाह बाग आज भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ कायम व दायम है। ये बाग तकरीबन 130 साल पुराना बाग है, जहाँ पे 230 से ज़्यादा वैरायटीज़ लगाई गई हैं। इस बाग के ओनर से बात करेंगे और जानेंगे इस बाग की हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा आम की काश्तकारी के हवाले से भी आपको बताएंगे और इसकी वैल्यू एडिशन से आप किस तरह से लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी, अभी हम मुल्तान में वाक़ई माशाल्लाह बाग में मौजूद हैं और 230 से ज़्यादा वैरायटीज़ आमों की यहाँ पे लगाई गई हैं। बाग के ओनर इलियास खान दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, थैंक यू सो मच, किसान का पाकिस्तान में आपने हमें ज्वाइन किया सर। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका यहाँ आना और आमों की कवरेज इस वेदर में आसान काम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले मुझे आप इस बाग की थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि कब इस्टेब्लिश हुआ, इसको इस्टेब्लिश करने के क्या क्या मकासद थे। ये मतलब इस तरह समझ लें कि भाई अब मैं थर्ड जनरेशन हूँ, ठीक है, तो तीसरी जनरेशन जो है मैं अब इसका ख्याल कर रहा हूँ। तो हमारे ये दादा ने शुरू किया, ठीक है, तो दादा का नाम हमारे था हफीज़ुल्लाह खान। ओके। तो हफीज़ुल्लाह खान साहब ने इसकी दाग बेड डाली और 1905 में पहला पेमंदी पौधा यहाँ पे लाया गया और लगाया गया, ठीक है। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब को भी आमों के बारे में मतलब इस हद तक शौक़ था कि वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह समझते थे। अच्छा। और यही कहते थे कि भाई ये मेरे अपने बच्चे हैं, मैं इनकी इस तरह देखभाल करता हूँ। अब इतना जब उनको शौक़ था तो यकीनन बरे सग़ीर पाक व हिंद में जितनी भी अच्छी वैरायटीज़ थी, चॉइसेस ऑफ वैरायटीज़ जी, जिस तरह भी मैसर हुई, जाना पड़ा, बार बार चक्कर लगाने पड़े, तो उन्होंने यहाँ इकट्ठी की, यहाँ ले आए और फिर उसके बाद ये बाग परवान चढ़ा और अब आपके सामने है। ये पाकिस्तान का असासा है और पाकिस्तान में इस तरह समझ लें कि शायद बरे सग़ीर पाक व हिंद में क्या दुनिया में किसी एक जगह पे इस तरह की अक़साम का इकट्ठा होना वो काफ़ी मुश्किल काम। मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी बहुत सारा फ्रूट लॉस हुआ है, हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? और इस बार जो फसल हुई है उसके हवाले से कुछ बताइए, क्या फ़र्क है पिछले साल में और इस साल की फ्रूटिंग में? एज़ बीइंग अ फार्मर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई इस वेदर चेंज ने हमारा नुकसान क्या किया। बाग में आम इस वक्त 50%, जिस टहनी पे बूर लगता है, बूर का मतलब होता है फ्लावरिंग होती है, ठीक है, और फ्लावरिंग के बाद आम लगता है, तो 50% आपको यहाँ पे वो मिलेंगी और उनके ऊपर इस वक्त आम नहीं हो। ठीक है। जैसे कि ये पीछे लगी हुई, आप बताइएगा इसमें जी। क्या क्या डिफरेंस है पहले में और इस बार की जो है वो। देखें ना, अब ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाली देखें जी, अब इसके ऊपर आम होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, इस पे आम होना चाहिए था, नहीं है। तो ये जब फ्लावरिंग के बाद जब ये पी साइज़ मटर के दाने के साइज़ का हुआ तो दिन का टेम्परेचर ज़्यादा और रात को ठंड, ओके, तो ड्रॉप हो गया, ठीक है, गिर गया। और प्लस अब जिस तरह की गर्मी पड़ रही है
अब ये इस तरह समझे ना कि भाई आपने बाग की खिदमत की हुई है और बाग ने मंजिल उठानी है। मंजिल मीन्स कि बाग ने नए पत्ते निकालने। ठीक है। अब आज जो ये पत्ता निकल रहा है, अगले साल इसने फल उठाना है। ओके, ठीक है। जो पुराना है उसने नहीं फल उठाना, इसने फल उठाना। अब हमें खतरा क्या कि अगले साल की फसल भी अफेक्ट हो रही है अभी से। वेदर चेंज होने की वजह से फिर पेस्ट। ठीक है। अब पेस्ट जो है, जिस तरह सबसे बड़ा जो दुश्मन है, तो फंगस तो है सो है जी। लेकिन मैंगो हॉपर, ठीक है। ठीक है, मैंगो हॉपर जो है वो मतलब अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। ठीक है। अब इस तरह क्या होता है कि आपने बाग के ऊपर जब फल हुआ, फ्लावरिंग हुई, तो फ्लावरिंग में मेल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम अपनी ज़बान में बटूर कहते हैं। तो बटूर को अगर आप बर वक्त काट के तल्फ नहीं करेंगे, उसी पे मैंगो हॉपर आता है। ओके। और मैंगो हॉपर का 4 स्प्रे करने के बावजूद भी उसने मतलब हमारी जान नहीं छोड़ी और हमारी फसल का बहुत नुकसान किया। जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो डे बाय डे ख़त्म होती जा रही है, ख़ास तौर पे जितने भी फ्रूटिंग के बाग हैं वो भी नापैद होते जा रहे हैं। तो आपने किस तरह से माशाल्लाह इस अपने एक फैमिली लेगेसी को संभाल रखा हुआ है, इस कौमी विरसे को संभाल के रखा हुआ है, किस तरह के चैलेंजेस आपको सामना करने पड़ रहे हैं? देखें, बीइंग वेरी क्लोज टू द सिटी और जो अर्बन डेवलपमेंट जिस तरह बेतहाशा हो रही है, तो उससे हम हिट तो होते हैं जी। लोग आते हैं, ऑफरें भी कराते हैं, बेचने के लिए भी कहते हैं, लेकिन अब ये मतलब दिस इज़ नॉट माई डिसीजन कि मैं डिसीजन कर लूँ। ये पाकिस्तान का असासा है, ये नेशनल हेरिटेज है, तो ये एक जनरेशन का काम नहीं है। मैं किस तरह फैसला कर लूँ कि मैं इसको बेच दूँ? मेरे दादा की मेहनत है, मेरे वालिद साहब की मेहनत है, तो हमने तो अभी तक वी सेड नो कि हमने इसको नहीं देना। हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये एक शौक का बाग है, इसमें कमर्शियल वैरायटीज़ कम है जी। तो बिकता भी कम पैसों पे। ठीक है। अगर ये सारा बाग चौंसे का होता, रटोल का होता, तो हमें बहुत अच्छे पैसे मिलते, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं है और कम है, उसको सरवाइव करना भी मुश्किल है। लेकिन हमारा अज़म है कि हम इसको इसी तरह ऐसे ही चलाएंगे। ठीक है। और अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र करेंगे। खान साहब, मैं इसकी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि किस तरह से आप इसकी देखभाल करते हैं और किस तरह से बेहतर मैनेजमेंट से हम इसकी फ्रूटिंग में इजाफा कर सकते हैं। देखिए जी, आम का बाग जो है, अब जितने भी इसमें पौधे लगे हुए हैं, ये ज़िंदा है, तो जिस तरह ज़िंदा चीज़ के ख्याल रखा जाता है उसी तरह ही रखा जाता है और पूरा साल इसकी देखभाल ज़रूरी होती है। हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर हार्वेस्ट जी। अब आफ्टर हार्वेस्ट जो है तो 70% ऑफ जो फर्टिलाइज़र है वो हम उसी वक्त डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो इसका आता है प्रूनिंग का, शाख तराशी का। फरवरी के एंड में आके हम इसको पहला पानी लगाते हैं और बाग अपनी हाइबरनेशन से निकलता है। उस वक्त फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। उस वक्त जो है आपको फिर 30% ऑफ रिमेनिंग खाद जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है। तो उस वक्त हम वो खाद देते हैं जिससे फल अच्छा हो, फल का शेप अच्छी हो, फल का साइज़ अच्छा हो। तो नॉर्मली ज़्यादातर SOP, पोटाश वगैरह इस तरह की होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे ही फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद फल हुआ, उसके बाद आपका फिर काम शुरू हो जाता है कि पेस्ट से कैसे बचाना। तो सबसे पहले एंटी फंगस के स्प्रे होते हैं। ठीक है। क्योंकि फंगस भी बहुत नुकसान पहुंचाता है इसको। फिर उसके बाद आप पेस्ट स्काउटिंग करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। फिर उसके बाद आप पेस्ट का स्प्रेज इसके शुरू हो जाते हैं। अगर वेदर कंडीशंस आपके साथ दे रही हैं तो 4 स्प्रे होते हैं। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा 4 से भी ज़्यादा हो। जो सबसे चैलेंजिंग काम है, जो आपकी सारे साल की मेहनत का काम है, वो है आपका फ्रूट को बेचना। हाँ सर, मैं प्रोडक्शन की बात करना चाहता हूँ कि अगर आम का एक दरख्त है उसके ऊपर कितना फल लगता है और फ़ी एकड़ कितनी पैदावार आ जाती है, और हमारे किसान भाई जो हैं वो फ़ी एकड़ उनका खर्च कितना होता है, और प्रॉफिट के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर दीजिए। पर एकड़ में 1300 पौधे अगर आपको 1 मन देते हैं तो 1300 मन बनता है। हमारी एवरेज ये होती है कि भाई 1 एकड़ में से 6 टन निकला है। ठीक। अगर 6 टन निकल आता है तो आपका खर्चा पूरा है। ओके। ठीक है ना, इससे कम पे फिर वारा नहीं खाता। तो चलिए हमारे नाजरीन को कुछ वैरायटीज़ दिखाइए। बिल्कुल। कौन कौन सी वैरायटीज़ आपके बाग में मिलेंगी? बिल्कुल, आ जाए। आइए चलते हैं। ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है? ये मैंगो एप्पल। मैंगो एप्पल। हाँ, उर्दू में इसको सेब हिंद भी कहते हैं। ये सब रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। सेब हिंदी। इस वैरायटी के बारे में बताइए। जी जी, ये अल्फन है जी। अल्फन। ये अल्फन है, ये एक लेट वैरायटी है। ओके। और खाने में बेहद लजीज और लेट वैरायटी है। इस तरह समझ लें कि ये अगस्त में उतरेगी। अच्छा अच्छा, लेट वैरायटीज़ में आता है। और इसमें देखें, ये कुछ हमने इनके ऊपर फ्रूट प्रोटेक्शन बैग्स चढ़ाए हुए हैं। इसके ये किस लिए लगाते हैं? ये
पेस्ट से बचाने के लिए और फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए। और जब हम इसको खोलेंगे ना तो इसमें से आम बिल्कुल येलो निकलेगा, ओके ओके, लेकिन वो पका हुआ फिर भी नहीं होगा, अपने टाइम पे ही पकेगा, ठीक है। लेकिन कलर इसमें बिल्कुल येलो हो जाता है। माशाल्लाह लदा हुआ है फ्रूट से। ये कौन सी किस्म है आम की? ये भी एक सिग्नेचर वैरायटी है हमारे बाग की, इसको कहते हैं संगलाखी। अच्छा, हाँ, संगलाखी ये सबसे लेट है, इसको आप अक्टूबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मतलब फलना आप देखेंगे इस तरह है कि खुदकुशी के मुतरादिफ है। बिल्कुल। तो इतना फलेगा कि उसके टहनियाँ झुक जाती है और टूटने को आ जाती है, तो नीचे से सपोर्टें देनी पड़ती है। ये हमारे कुछ पौधे हैं जिनके ऊपर एक पौधे पे हमने 3-3, 4-4 किस्में चढ़ाई हुई। अच्छा, हाँ, ये शान रसूल है। ओके, ये भी इस तरह समझ लें कि खाने में बहुत अच्छी वैरायटी है, ठीक है, और काफ़ी पुरानी वैरायटी है। बेहतरीन बेहतरीन। मतलब आपको सिर्फ आम में ऐसे नाम मिलेंगे जिनमें मतलब इस्लामी इम्तिजाज जो है वो डाला जाता है, ओके ओके ओके, और अपना प्यार और मोहब्बत का इजहार इस तरह किया जाता है, इस तरह के नाम दे के। बेहतरीन। ठीक है ना। अब ये शान रसूल है, इधर आ जाए, ये शान मुस्तफ़ा है। एक ही दरख्त के ऊपर ये दूसरी वैरायटी जी है? जी, ये शान मुस्तफ़ा आपको इधर लगे हुए नजर आएंगे, ओके, और ये थैलियों में जितने ये आपको नजर आ रहे हैं ये सफ़ेद चौंसा है। यानी कि शान रसूल है, शान मुस्तफ़ा है और सफ़ेद चौंसा, सफ़ेद एक ही दरख्त के एक ही ऊपर। दरख्त के ऊपर। इस वक्त बाग के उस हिस्से में है जी, जब बरसगीर पाक को हिंद से वैरायटियाँ इकट्ठी की गई तो इस जगह पे लगाई गई। ये हमारी नर्सरी है, अच्छा अच्छा, ठीक है बेहतरीन। ना। तो इसमें अब ये जो हम देख रहे हैं, जी, ये ऊपर भी लगे हुए हैं, ये रूह अफ़ज़ा है, ओके, ठीक है ना। अब इसकी खुशबू रूह अफ़ज़ा से मिलती थी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना, रूह अफ़ज़ा। जी जी। और ये कौन सी वैरायटी है सर? ये जो है, ये वाला जो है, ये आमन अब्दुल आहद। अमन अब्दुल आहद। हाँ, आमन अब्दुल आहद मीन्स कि किसी अब्दुल आहद साहब के नाम पे ये रखा है। इसके अलावा टोटल जो आपको वैरायटीज याद हैं जो इस बाग में लगी हुई है, वो जरा उनके नाम बता दीजिए। राजावाला, रामपुर, आमन अब्दुल आहद, अल्फन, शरबती, रूह अफ़ज़ा, सदका पंचतन पाक, मैंगो एप्पल, शान खुदा, शान रसूल, माशाअल्लाह, निसार पसंद। बड़ी बात है कि इतनी वैरायटीज़ का नाम भी आपने याद रखा हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आज तक आप इस बाग की हिफाजत करते आए हैं तो फ्यूचर में भी आप इसकी हिफाजत ऐसे ही करते रहेंगे, इसको एक कौमी विरसा और एक कौमी अमानत समझ। अभी हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं, और मुझे ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब ने। मैंगो की प्रोसेसिंग के हवाले से, मैंगो की वैल्यू एडिशन के हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आज आपने किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। मैंगो की वैल्यू एडिशन पे काम कब स्टार्ट किया? जहाँ तक बात है इस डिपार्टमेंट की, इस इदारे की, मैंगो की वैल्यू एडिशन के ऊपर, तो हमने 2009-10 में पहली दफ़ा हायर एजुकेशन कमीशन का हमारा एक प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारे जो इस इदारे के रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर जो डीन रिटायर हुए रिसेंटली, तो हायर एजुकेशन कमीशन ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें उन्होंने फार्मर्स की ट्रेनिंग्स करनी थी फील्ड में जाके। तो हमने मैंगो के ऊपर, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर, मैंगो पल्पर्स और फाइन यूनिट्स जो थे वो प्रोक्योर किए, और हम फील्ड्स में गए और फील्ड में जाके लोगों को ये सिखाया कि आप कैसे मैंगो की वैल्यूएशन में आप इसकी पल्पिंग करके आप इसे अपने बिजनेस एरिया में ला सकते हैं, इससे आप बाय प्रोडक्ट्स जनरेट करके आप किस तरीके से अपना को रोज़गार कमा सकते हैं। एंड देन लेटर ऑन हमने 2016, 17, 18, 19, 20 मुसलसल जो है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ग्रांट्स जो है वो हमने हायर एजुकेशन कमीशन से, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से, कुछ इंटरनेशनल डोनर से वो विन की, और हमने फिर इसकी डिहाइड्रेशन के ऊपर, इसकी पल्पिंग के ऊपर, मैंगो के कर्नल ऑयल की प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी हद तक हमने काम किया। बेहतरीन। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कितनी मैंगो प्रोसेसिंग से रिलेटेड मशीन्स जो है इंस्टॉल्ड हैं, और आप कौन कौन सी मैंगो की प्रोडक्ट बना रहे हैं? 30 मिलियन की मशीनरी जो है वो हमने विन की। ओके। और उसमें पल्पिंग यूनिट्स हैं, वो डायरेक्टली आप कहें कि ना सिर्फ आम की बल्कि आम के अलावा भी जो इस रीजन की बहुत कोर प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ख़ास तौर से गुआवा है, सिट्रस है, फालसा है, जामन है, ठीक है, इन तमाम फ्रूट्स के लिए हमारे पास वो पल्पिंग फैसिलिटीज़ मौजूद ठीक है। नंबर 1। इसी तरीके से हमने चूँकि पिछले 8-10 साल में
मैंगो की डिहाइड्रेशन पे बड़ी डिबेट हो रही है कि ड्राइड मैंगो जो है वो मार्केट ग्लोबल मार्केट में अप्रिशिएट हो रहा है। आम बजाते खुद बड़ी पैरिशेबल कम्युनिटी है, इसकी लाइफ बड़ी महदूद सी होती है। तो कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और जो इंटरनेशनल मार्केट को हिट कर सकती हूँ, उसके लिए फिर हमने डिहाइड्रेशन फैसिलिटीज़ प्रोक्योर की। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस रीजन में, पूरे साउथ पंजाब में, ये पहला इदारा है जिसके पास आपके इनके अपनी ग्रांट से विन किए हुए डिहाइड्रेटर्स। हमारे पास 1000 किलो आपके या टन की ड्राइंग कैपेसिटी के डिहाइड्रेटर्स मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से हमारा एक जो है वो यूनिट है जिसमें हम मैंगो कर्नल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वो भी एक आप कहें कि हमारा वेस्ट है आम की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, बड़ी बल्क में आप कहें कि यहाँ मिलियंस मेट्रिक टन के हिसाब से गिटली प्रोड्यूस होती है जो भट्टू में जलती है। तो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट पहला पाकिस्तान का यूनिट जो है वो डेवलप किया मैंगो कर्नल ऑयल का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो रेप्लिका हैं आप पाकिस्तान के अंदर 2-3 इदारे जो हैं उसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं और उनको भी हम अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से इसके एसेंशियल ऑयल, इसके जो अरोमा कंपाउंड्स हैं, चौंसा का जैसे अरोमा है, दुसेरी का अरोमा है, अनवर टोल का एक टिपिकल अरोमा है, तो उनकी अरोमा कंपाउंड्स की एक्सट्रैक्शन के लिए भी एक यूनिट जो है वो लगाया हुआ है, वो भी मल्टीपर्पज़ है। ओके। तो ऑन द स्पॉट हमारे पास 4 यूनिट्स हैं जो इसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में इसको कमर्शलाइज करने का भी इरादा है आपका? 100% बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइम पर्पज़ हमारा R&D और आपके इनकी स्किल डेवलपमेंट है। मतलब हमारा जो यूथ है उसका चैलेंज यही है कि पढ़ लेता है मगर उसकी स्किल डेवलपमेंट नहीं होती। अब हमने लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि आप रोज़गार ढूंढने की बजाय रोज़गार देने वाले बने, आप अपनी स्किल डेवलप करें, और चूँकि एग्रो फूड सेक्टर में आप बहुत प्रॉस्पेरस एरिया है, इसी सेक्टर में अपना रोज़गार बनाने की कोशिश करें। आप किस तरह से हमारे किसानों को जो गाइड करना चाहते हैं कि वो इस तरह की वैल्यू एडिशन में आके तो अपना जो है ना वो लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकें? वैल्यू एडिशन मोस्ट प्रॉस्पेरस एरिया है और हम जानते हैं कि एग्रो फूड में 20-25 से लेके 45 से 50% तक लॉस है। ओके। और वो लॉस हमारा कहें कि फ्रूट की बेरिंग से लेके उसकी मंडी तक लाने तक हमें वो हो जाता है। तो जो प्राइम क्वालिटी की प्रोडक्ट है वो तो चले हम कंज्यूमर तक ले आते हैं, आके हाई वैल्यू मार्केट तक लेके आते हैं। जो C और D ग्रेड में और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, उसको हाई वैल्यू कम्युनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस नॉलेज का रखना और उसके बाद उन स्किल्स को ऑप्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन के एतबार से बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो किसान है वो फ़ी एकड़ पैदावार तो मैंगो की ले रहा है, लेकिन अगर वो उसी मैंगो की वैल्यू एडिशन में आता है तो उसी फ़ी एकड़ से वो कितने पैसे कमा सकता है? मैंगो की जो हमारी कोर कंजम्पशन है वो एज अ फ्रूट कंज्यूम की जाती है आके, तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम है सबसे पहला तो ये कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है मैंगो की। आप उसकी ग्रेडिंग करें और ग्रेडिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू लें। आप जैसे ग्लोबली आप कहें कि दुनिया में आप USA में, यूरोप के हैं और बहुत से अदर कंट्री में जहाँ पे आम लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, 2 से 3 किलो की पैकिंग होती है मगर बहुत रिफाइंड है, और यही मैंगो वहाँ जाता है और वहाँ पे ग्रेड होके जाता है। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी नॉलेज है ग्रेडिंग से, आप अच्छा आम जो है उसको आप एज अ फ्रूट कंज्यूमर मार्केट तक लेके आएँ और अच्छे प्रोसेस से उसको लेके जाएँ। जो उसके बाद हमारे पास जो लो ग्रेड में आता है जिसकी वैल्यू नहीं बनती, मिसाल के तौर पे एक आम आपके पास 300 रुपये किलो तक जाता है हमारी लोकल मार्केट में। उसके बाद एक ऐसा भी जो 50 से लेकर 100 के दरमियान में रहता है, उससे प्रॉफिट मार्जिन आपका बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है। अगर उस 50 से 100 वाले को आप वैल्यू एडिशन में लेके आ जाए, लाइक पल्प मैन्युफैक्चरिंग में ले आएँ उसे, आप उसे मैंगो के लेदर में कन्वर्ट कर दें, आप उसे ड्राइड मैंगो में कन्वर्ट कर दें, तो वही एसेट आपका 10 to 100 टाइम आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। बेहतरीन। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैंगो लेदर की बात करें तो जो उसकी कंज्यूमर मार्केट है दैट गोज़ अराउंड 4000 रुपीज़ पर kg। ओके। ठीक है, और ये आप कहें कि दैट इज़ अराउंड 20% ऑफ द फ्रूट रिकवरी। अगर मैं 10 किलो को भी करूं तो 10 किलो में से मुझे एटलीस्ट भी है तो उसमें से 2 से 3 किलो जो है वो लेदर मिल जाती है आके। तो अगर इतनी लेदर आप डेवलप कर रहे हो ओनली 10 kg से, इसका मतलब है प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से पल्पिंग में है बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ड्राइड मैंगो में इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो बिक रहा है ये 2500 से 3000 पर kg पे जा रहा है और ग्लोबल मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। सो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जाहिर है उसका नाम वैल्यू एडिशन ऐसा नहीं रखा गया, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। पर एकड़ आप कह सकते हैं कि अगर फार्मर जो है वो 1 मिलियन ले रहा था तो प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि वो 2 मिलियन से 3 मिलियन के दरमियान में अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकता है। अभी मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि आपने मैंगो से कौन कौन सी प्रोडक्ट डेवलप की है? हमारी जो यहाँ पे कोर प्रोडक्ट्स मैंगो की हैं उनके अंदर आप देखें कि बहुत अर्ली स्टेज पे जो आम हमारा कच्चा आम गिरता है आंधियों में और बहुत सी सीजन की इफेक्ट से
आमचूर है, इसको मैंगो पाउडर कहते हैं यहाँ के। और इसी तरीके से फिर आगे हमारे पास इसका मैंगो का पल्प है ओके और ड्राइड मैंगो है, यू कैन सी हियर। इसी तरीके से मैंगो की लेदर है। फिर आम की जो गिटली से हमने आपसे शेयर किया कि उसका कर्नल ऑयल डेवलप होता है, उसको मैंगो बटर भी कहते हैं। ओके बड़ी हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है। लाइक इस वक्त भी अगर आप इसकी कंज्यूमर मार्केट में रेट देखेंगे तो 15,000 से 20,000 पर केजी है। मुझे ये मैंगो लेदर के हवाले से बताइए, ये एक बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट आपने बनाई है, इसके क्या क्या यूजेस हैं? देखिए हमारा जो कंज्यूमर मार्केट में जो स्वीट एंड प्रोडक्ट्स खाने वाला जो कंज्यूमर ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है वो बच्चे हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूम करते हैं कैंडीज, टॉफ़ीज़। 99.9% शुगर बेस्ड है। देर आर नो आपके कि उस पर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई वैल्यू उसकी अदरवाइज हेल्थ पोटेंशियल नहीं है। अगर मीठा देना ही है बच्चे को, व्हाई नॉट इट शुड बी नेचुरल वन दैट कैरी सम काइंड ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स एज वेल। दैट इज़ गुड इन विटामिन ए, गुड इन विटामिन सी, फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, नेचुरल शुगर्स मौजूद हैं। तो ये एक अल्टरनेट प्रोडक्ट है उस बच्चे के लिए जो कि वो स्वीट्स और कैंडीज और टॉफ़ीज़ इनसे बाहर नहीं निकलना चाहता। बेहतरीन भी। और ये वाटरमेलन का है? या 100% ये बहुत बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने इसका कंसेप्ट दिया था। अब वाटरमेलन जब मार्केट में आता है औने पौने में बिकता है। नाइस। तो हमने उसको कन्वर्ट किया वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर। ये वाटरमेलन की लेदर है और दिस इज़ वेरी यूनिक वन, वेरी वंडरफुल वन। आप इसके बिल्कुल इसका 100% नेचुरल है। इट्स नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ एडिटिव। ओके ओके। ठीक है, तो जो लोग तरबूज वैसे नहीं खाना पसंद करते उनके लिए एक अच्छी के लिए product कि है आपके कैंडीज की लिए। शक्ल में हो सकती है। Yes. डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। I'm pleased. So thank you so much for your time as well. नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको मैंगो की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से और इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से आगाही दी गई कि किस तरह से मैंगो की वैल्यू एडिशन से हमारे किसान लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन का कहना था कि एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी की मानद है। अगर हमने इसकी हिफाजत ना की तो आने वाले सालों में हमें बहुत सारे फूड सिक्योरिटी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।